निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह सूचकांक FSSAI द्वारा फसाई द्वारा 5 पैरामीटर पर जारी किया जाता है। दूसरा, सूचकांक में बड़े राज्यों में सर्वोच्च स्थान गुजरात का तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान दिल्ली का है। आपको बताना है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड की ये 5 पैरामीटर पे जारी किया जाता है। ठीक है, ये 5 पैरामीटर क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अब चलते हैं हम सेकंड वाले स्टेटमेंट पे। इसमें देखो लिखा है सर्वोच्च स्थान लार्जर स्टेट्स में, बड़े राज्यों में, फिर हम देखेंगे स्मॉलर स्टेट्स में और फिर हम देखेंगे यूटीज़ में। ठीक है, लार्जर स्टेट्स में इन्होंने गुजरात को, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा को और यूटीज़ में चंडीगढ़। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट का जो सेकंड हाफ स्टेटमेंट है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान दिल्ली का है, वो दिल्ली का नहीं, वो चंडीगढ़ का है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र टॉप इन FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019 एंड 20। तो इसमें देखो अमंग स्मॉलर स्टेट्स गोवा है, फिर यूटीज़ में दिखाया चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान। ठीक है, अब ये पूरी खबर क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे इसी को मैंने आपके लिए आसान भाषा में लगाया है, देखते हैं। ये देखिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स FSSAI। ठीक है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में FSSAI बोला जाता है। इस पे ऑलरेडी ये क्या है, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये सारे MCQ इस पे ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ पहले। रिसेंटली लॉन्च द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ द ईयर 2019 एंड 20। ठीक है, ये 5 पैरामीटर पे जारी किया जाता है और 100 स्कोर मिला हुआ है उन 5 पैरामीटर को, जिसमें पहला पैरामीटर है मानव संसाधन और संस्थागत जो डाटा है उसको 20 स्कोर मिला है, अनुपालन कंप्लायंस को 30, फूड टेस्टिंग मतलब खाद्य परीक्षण अवसंरचना एवं पर्यवेक्षण को भी 20 का स्कोर मिला है, और जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को 10 और उपभोक्ता सशक्तिकरण को 20। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये टोटल स्कोर हो गया 100। इस 100 में से अब स्टेट्स को स्कोर दिया जाएगा। तो 5 पैरामीटर याद रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, लार्जर स्टेट्स में गुजरात सबसे बड़ा पहली रैंक है उसके बाद आता है तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर बात की जाए छोटे राज्यों की तो उसमें गोवा का स्थान है, उसके बाद मणिपुर और मेघालय, और यूटीज़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ टॉप पे है और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक लॉयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्हें IUCN की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। दूसरा, भारत विश्व का एकमात्र देश है, ध्यान से पढ़ना, जहां टाइगर एवं एशियाई शेर अर्थात एशियाटिक लॉयन दोनों मिलते हैं। अब आपको बताना है कि एशियाटिक लॉयन के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है। A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। ऑप्शन B का मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट सही हुआ और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है, तो पहला रॉन्ग क्यों है। देखो इसमें लिखा है इन्हें IUCN की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं बल्कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है वो बिल्कुल सही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है।
सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां टाइगर और एशियाटिक लायन दोनों मिलते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हुआ और सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। आज के द हिंदू की खबर है, गुजरात प्राइड ग्रोज एट इट्स नाउ हॉज 674 गिर लॉयंस। ठीक है, गुजरात के में जो गिर लॉयंस की जो संख्या है वो बढ़कर 2020 में कितनी हो गई है, 674 हो गई है। ये बात ध्यान रखेंगे हम। और उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें याद रखना है, IUCN में इनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ बिल्कुल गलत नहीं करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके शेड्यूल 1 में है ये। एक आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ जो आप मुझे बताएंगे कि साइट्स है, जो साइट्स की कौन सी अपेंडिक्स में इनको रखा गया है। ठीक है, साइट्स अपेंडिक्स पे कई बार चर्चा हो चुकी है, आपको बताना है कि इसकी कौन सी अपेंडिक्स में एशियाटिक लायन को रखा गया है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब ये देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एशियाटिक लायन इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात हैज़ इंक्रीज्ड बाय नियरली 30% बढ़ गए हैं 2015 से, अगर 20 के बीच की बात की जाए। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे 1990 से लेके और ये 2020 के बीच की जनगणना में दिखाया गया। लगभग हर 5 साल पे जनगणना हो रही है। तो आप देख सकते हैं 284 से 304 हुआ है, फिर 327, 359, 411, 523 और 674, ये लगातार बढ़ता गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिटवीन 2 सेंसस ईयर में सबसे बड़ी ये क्या है, वृद्धि है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम। 523 से बढ़ के 674 हुआ है यहाँ पे, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है 1990 से लेके अगर देखें 2020 के बीच। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2015 में लॉन्च की गई। सेकंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूर्व की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को सम्मिलित करके बनाई गई। अब आपको बताना है कि PMKSY के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में वर्ष 2015 में लॉन्च की गई, और जो पहले की जो 3 स्कीम थी, जो एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट और उसके साथ साथ ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, इन सबको OFWM, इन सबको ये क्या करके सम्मिलित करके क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, और ये कब बनी, 2015 में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इसमें क्या करेंगे, फंडिंग पैटर्न है वो किस तरह शेयर किया जाएगा। ये 75:25 रेशो रहेगा उसका। और उसके साथ साथ अगर बात करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लेकिन इस पैटर्न में बदलाव होगा, जहां सेंटर 90 और स्टेट्स का होगा 10। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए 10 जून PIB की खबर है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। यहाँ पे देखिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल, जिसको बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC, ठीक है, के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए की वार्षिक आवंटन किया गया। तो ये बात यहाँ पे सामने आई है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो ये हमारी यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई, जो हमारी माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके साथ देखो इसका क्या फ़ायदा होगा। ड्रिप
सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में, देखो अगर ड्रिप इरिगेशन लेते हो उससे पहला तो वाटर की क्या होगा, सेविंग होगा, उर्वरकों के उपयोग में, श्रम खर्च में और कच्चे माल की लागत में कम करने में मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें अलग अलग से आ सकती है, मैं इसलिए अलग से फिर से लिख देता हूँ। इससे जल बचत होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इससे उर्वरक का कम उपयोग होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगी, इसकी लागत कम होगी, ठीक है। उर्वरक का कम उपयोग या इसकी लागत कम होगी यहाँ पे। उसके बाद तीसरा है, इसमें श्रम खर्च भी कम होगा, ठीक है। और जो कच्चे माल की लागत में कमी आएगी। ये सब लिखा हुआ है। इस टाइप के स्टेटमेंट आ सकते हैं कि अगर ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर बात कर रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारे बेनिफिट है इसके। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव 10 देशों के बीच एक बहुपक्षीय भागीदारी है। सेकंड, कोरल ट्रायंगल दक्षिणी अटलांटिक तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर के संगम पर मकर रेखा के पास अवस्थित है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हुआ, क्योंकि जो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है ये हमारी, पहली बात तो 10 देशों के बीच में एक मल्टीलेटरल ये पार्टनरशिप नहीं है। इसके अंदर 6 कंट्रीज़ है, 6 देश है। और इन 6 देशों में कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया, उसके बाद है मलेशिया, उसके बाद इसमें है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद आएगा पापुआ न्यू गिनी। ये सब लोकेशन याद रखना, सोलोमन आइलैंड, सब वर्ल्ड मैपिंग में मैंने कराए हुए ये सारी की सारी चीज़ें। और तिमोर लेस्टे। ये 6 कंट्रीज़ के बीच की एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है। और जो ये हमारा कोरल ट्रायंगल है, बेसिकली ये दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर के संगम पर नहीं, मैं बताता हूँ ये कहाँ पे है। ये पश्चिमी प्रशांत, ठीक है, वह हिंद महासागर के, वह हिंद महासागर के संगम पर, और कहाँ पे, भूमध्य रेखा के नज़दीक। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए, इसके लोकेशन वाइज भी और ये इसके कंट्री, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेशन करती है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, ये WWF की खबर है। देखिए, कोरल ट्रायंगल डे, कोरल ट्रायंगल डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 9 जून के दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ कोरल ट्रायंगल डे देख सकते हैं आप। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये कोरल ट्रायंगल डे है क्या। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। जो कोरल ट्रायंगल डे है जो हर साल 9 जून के दिन मनाया जाता है, जो कि एक व्यापक स्तर पर एक क्या है, सेलिब्रेशन है। किसके लिए, कोरल ट्रायंगल का। तो ये कोरल ट्रायंगल लोकेशन मैंने क्या बताई है इसकी, पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर का जहाँ वो सम्मेलन संगम होता है, विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है वो। और ये वर्ल्ड का एपिसेंटर है ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी, मतलब विश्व स्तर पर समुद्री जैव विविधता का ये क्या है, एपिसेंटर है। ठीक है, जिसमें कौन सी कंट्री शामिल है, 6 कंट्रीज़ है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र से, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे। ये हमने जिक्र कर लिया इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द इवेंट इज़ सेलिब्रेटेड इन सेवरल लोकेशन अराउंड द कोरल ट्रायंगल रीजन। में बहुत सारे क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। बीच क्लीन प्रोग्राम होते हैं, सस्टेनेबल सी फूड डिनर होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, बाजार का आयोजन होता है, बीच पार्टीज़ आयोजित होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मैसेज आता है ओशन कंजर्वेशन के बारे में अंडर द ओवरऑल बैनर ऑफ शेयर्ड वाटर एंड शेयर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी बात है। आगे चलते हैं। तो कोरल ट्रायंगल डे अगर आ जाए
तो इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बात की गई है कोरल ट्रायंगल डे। तो मैं साथ के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके 2 होमवर्क है इससे जुड़े हुए। पहला, कोरल की कंडीशंस क्या है, किन दशाओं में ये पैदा होते हैं, ठीक है, किन दशाओं में, ये आपको होमवर्क करके रखना है, और किन क्षेत्रों में। दशाओं का मतलब वो फिजिकल कंडीशंस कैसी होगी, हॉट वाटर में होते हैं, कोल्ड वाटर में होते हैं, किस लैटिट्यूड के बीच में होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं कोरल्स, ठीक है, और इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। ये एक्सरसाइज अगर आप करके रख लोगे तो प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। देखो होमवर्क ये करके रखना, जो होमवर्क मैं देता हूँ ना वो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सनराइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सोलर पावर प्रोजेक्ट के संबंध में ग्रामीण भारत में निम्न लागत फोटोवोल्टिक की आपूर्ति से संबंधित है। सेकंड, ये भारत और फ्रांस के बीच एक समन्वय है। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में क्या सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर है बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट के संबंध में जो रूरल इंडिया है वहाँ पे लो कॉस्ट फोटोवोल्टेक्स की डिलीवरी से संबंधित है, लेकिन ये भारत और फ्रांस के बीच में नहीं है, ये इंडिया और यूके के बीच का एक कोलैबोरेशन है। चलते हैं आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नीति आयोग के सीईओ, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, व्यय मामलों के विभाग के सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये MOF, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए NIP किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी इस पे टास्क फोर्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव जो वित्त मंत्रालय के अधीन है उसके तहत इस टास्क फोर्स को गठन किया गया था। चलते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, डेवलपमेंट बैंक नीडेड टू सपोर्ट लो कॉस्ट फंडिंग, मतलब भारत में निम्न लागत की फंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता है। ये बोला है किसने, एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, इन्होंने ये बात बोली है। देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। APP हैज़ demanded setting up of a development bank to meet the long term and low cost funding needs of infrastructure such as power that are reeling under stress due to COVID-19 pandemic। इन्होंने बोला है कि हमारे अवसंरचना क्षेत्र, कुछ अवसंरचना क्षेत्र COVID-19 पैंडमिक के चलते वो तनाव की स्थिति से चल रहे हैं। ऐसे में हमें एक निम्न लागत पे जो फंडिंग प्रोवाइड करने वाले अलग से हमें डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता है। उन्होंने बोला है कि जैसे IDBI है, ICICI है, IDFC है, ये ऑलरेडी किसमें, कमर्शियल बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें अलग से ज़रूरत है कि हम सेपरेट, पृथक और विशेषीकृत डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को क्या करें, एस्टेब्लिश करें, ताकि क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म में और हमें लो कॉस्ट में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, और लो कॉस्ट पर हमें क्या हो जाएगा, फंड प्राप्त होगा अगर हम क्या एस्टेब्लिश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात की गई है डेवलपमेंट बैंक। ओके, अब इन्होंने बोला अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं तो उससे क्या होगा, इससे हमने जो अचीविंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ 102 ट्रिलियन डॉलर का जो हमने नेक्स्ट 5 ईयर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में निवेश की बात कर रहे हैं, 102 ट्रिलियन रुपये की, तो वो उसको अचीव करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जिक्र आया, जिसके चलते मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि ये NIP किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। ओके, और ये NIP में कैसे कैसे फंडिंग है, कौन कहाँ, स्टेट का, सेंटर का और प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं। किस सेक्टर के लिए
हमने ज़्यादा फोकस किया है, किसको कितना हम परसेंटेज देंगे वो भी ऑलरेडी पुराने एमसीक्यूज़ में जिक्र हो चुका है इन सारी चीज़ों का। यहाँ पे अगर आज बात करेंगे तो हम एनआईपी की बात करेंगे और इसी पे एक और बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो होगा इंडिया में जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, इस पे एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे आने वाली स्लाइड्स में। 2 क्वेश्चन बने हैं इस खबर से, ठीक है। तो अब देखते हैं एनआईपी के बारे में। ये देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ देख सकते हैं टास्क फोर्स के मेंबर और टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की गई है। यहाँ पे आप देखिए इसका जो चेयरपर्सन कौन है, वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। बाकी इसके जो मेंबर है CEO नीति आयोग होगा या उसके द्वारा कोई नॉमिनी होगा। सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय विभाग के, और जो प्रशासनिक मंत्रालय के सेक्रेटरी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारे इसके मेंबर है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, आप देखो ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2013 से 18 के बीच भारत में अवसंरचना निवेश अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का 60% से अधिक निजी क्षेत्र द्वारा किया गया। ओके, सेकंड बात जो स्टेटमेंट है, वित्तीय वर्ष 2013 से 2018 के बीच भारत में अवसंरचना निवेश निरंतर बढ़ा है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या है, A, B, C या D में से बताइए। ठीक है, NIP की बात तो बहुत हो गई, क्यों ज़रूरत है, कहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये सेक्टर, ये सारी चीज़ें, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सब पता होना चाहिए हमें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे हम, या इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कहाँ से आता है, कितना आता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले तो खबर सेम ही है, मैंने पूछा था 2 क्वेश्चन पूछूंगा सेम खबर पे, एक तो NIP पे पूछा यहाँ से, और एक हमारा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है ये भी पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे पूछा। अब ये देखिए, ये देखो स्लाइड लगाई है मैंने, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ट्रेंड दिखाया गया है जो फिस्कल ईयर 2013 से लेके और 2019 तक के बीच में, और ये जितनी भी राशि है वो लाख करोड़ में दिखाई गई है। अब ये देखिए, ये जो 3 कलर में दिखाई गई है स्लाइड, ये एक कलर सेंटर के लिए है, एक स्टेट के लिए है और एक प्राइवेट के लिए। तो सबसे नीचे वाला कलर है ये हमारा सेंटर, और ये है स्टेट, और ऊपर ये दिखाया गया है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है, कितना निवेश आया है। देखो अब यहाँ पे अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2013 की, तो यहाँ पे 5.32, ठीक है, और 2014 की बात करें 6.25 लाख करोड़ है ये, 15 में 7 लाख करोड़ आया, 16 में आया 8.5 लाख करोड़, 9.2 लाख करोड़, और ये 10.2 लाख करोड़ है। अगर बात करें हम 2013 से लेके 18 के बीच, तो इस आप इन कॉलम्स को देख के स्टूडेंट्स आपको इतना पता चल गया होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर से नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर, मतलब जिसमें सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ से 60% से ज़्यादा आया है, प्राइवेट सेक्टर कम आया है। एक तो पहला जो स्टेटमेंट था कि 2013 से 18 के बीच अवसंरचना निवेश 60% से अधिक निजी क्षेत्र से आया, नहीं, वो निजी क्षेत्र से नहीं आया, वो सार्वजनिक क्षेत्र से आया, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। सेकंड स्टेटमेंट था कि 13 से 18 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा है, तो देखते हैं, देखो 5.32 था, 6.25, फिर 7 हुआ, 8.5 हुआ, 9.2 हुआ और 10.2, तो बिल्कुल सही है, वो लगातार बढ़ा है। इसमें आप एक ट्रेंड और देख सकते हो, ठीक है, ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। देखो अगर बात करें 2013 से लेके और 2018 के बीच, तो आपको देखना है कि सेंटर और स्टेट कहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2013, यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा है, अगर सेंटर की और स्टेट की बात की जाए। 14 में बात करोगे तो भी स्टेट्स का ज़्यादा है सेंटर से, 15 में भी स्टेट्स का ज़्यादा है,
16 में भी स्टेट्स का जाता है ज़्यादा है, 17 में भी स्टेट्स ज़्यादा है, लेकिन 18 में देखो यहाँ सेंटर ज़्यादा हो गया, और 19 में फिर देखो यहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सेंटर का ज़्यादा होगा। तो ये आपको एक ट्रेंड ये भी लिख के रखना है, ठीक है। चले आगे। अब ये देखो, ये तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का आया है और लगातार बढ़ा है, लेकिन वो किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा आया है। तो इन्होंने बताया कि 2013 से लेके 19 के बीच, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, इसलिए डाउट मत करना बिल्कुल कि जो डेटा है बिल्कुल सही है आपके सामने। सेक्टर वाइज शेयर दिखाया गया है कि हमारे जो देश में 2013 से 2015 के बीच में 57 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। किस में? अवसंरचना क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा गया? तो सबसे ज़्यादा गया है विद्युत क्षेत्र के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 31 ये परसेंटेज है। किसको मिला? ये पावर क्षेत्र को। फिर रोड्स के लिए कितना आया आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोड्स एंड ब्रिज है सेकंड नंबर पे, रोड्स एंड ब्रिज, सड़कें और जो पुलों का निर्माण है। फिर आप देख सकते हैं 15% किसके लिए गया? अर्बन को गया ये। और ये 1% क्या है? पोर्ट्स के लिए आया। ये 10 क्या है? रेलवेज़ के लिए है ये। और ये 12 है टेलीकम्युनिकेशन। लिख लेना, मेंस में भी बहुत काम आने वाली चीज़ें है ये आपकी, ठीक है। एनालिसिस ये इसी तरह की चीज़ों से डेवलप होता है। आपको पता लग रहा है पोर्ट्स पे आपका कितना जा रहा है, 1% ही जा रहा है जितना आ रहा है, तो और भी ज़्यादा पोर्ट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। सरकार की क्या अप्रोच है, वो सारी स्कीम्स यहाँ इनसे कनेक्ट करके पढ़ना। 9 को देखोगे आप इरीगेशन में आ रहा है, 1 फिर देखोगे एयरपोर्ट्स में, और ये 3 जो है फिर ये अदर्स है। ये बना लेना अपनी नोटबुक में इस पाई चार्ट को। चलिए अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। दूसरा, दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी में से एक है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही हुआ और सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ। देखो सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट आप बिल्कुल सही है, दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी में से एक है, लेकिन ये JNK में लोकेटेड नहीं है स्टूडेंट, ये लद्दाख में इसकी लोकेशन है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, द स्ट्रेटेजिक रोड टू DBO दौलत बेग ओल्डी के लिए एक रणनीतिक सड़क का निर्माण किया गया है। इस पूरी सड़क का जो नाम है देख सकते हैं, डारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी DSDBO। इसका निर्माण ये इन दिनों चर्चा में चल रही है, क्योंकि LAC पे इंडिया और जो चाइना के बीच में सिचुएशंस टाइट है, उसके चलते चर्चा में आई है। और ये देखिए ये ऑल वेदर रोड है, 12मासी सड़क है, ठीक है, जो जिसका निर्माण है लगभग 20 सालों में जाके हुआ है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं जो इंडिया और चाइना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये आप इस आर्टिकल को आज के एक्सप्लेन्ड में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस का बहुत शानदार और बहुत उम्दा होता है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डारबुक है, डारबुक शौक, ये शौक हो गया और यहाँ से दौलत बेग ओल्डी हो गया। तो ये एक सड़क का निर्माण किया गया किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, और ये LAC के नज़दीक से होकर गुजर रहा है, इसलिए ये लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये LAC के पैरेलल है, ये लगभग समानांतर है ये, ठीक है। आगे चले अब। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न, ये देखो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन अर्थात SAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जलवायु अभियांत्रिकी अर्थात क्लाइमेट इंजीनियरिंग का एक मेथड है जो ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकती है। ध्यान से पढ़ना इसको। फिर है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, सही उत्तर जो भी होगा। ओके आगे चलते हैं। अब ये देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जिसको CWT
ठीक है, LH भी बोल देते हैं कई बार। अब ये देखिए, इस पहला स्टेटमेंट क्या है, CTH क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो CTH है हमारा, इसको तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जो CWLH है इसको हमने, जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इसको डिफाइन किया गया। इस हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अब सेकंड चलते हैं, इसमें लिखा है CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल, CTH की जो अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है, लेकिन किससे कंसल्टेशन के, एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है। एक्सपर्ट कमेटी, एक विशेषज्ञ कमेटी इसके लिए गठित की जाती है। ठीक है, इसकी परामर्श पे राज्य सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करती है, कि परामर्श पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है इसको। आ रहा है ना समझ में। अब बात करते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की। अब ये क्या है, देखो इसका नोटिफिकेशन जो CWLH का, वो केवल याद रखना, केवल तभी जारी होगा कब, जब आपने क्या कर चुके हो, कंसल्टेशन कर चुके हो, जब ग्राम सभा के साथ और जो वहाँ से प्रभावित जो हितधारक है उनसे कंसल्टेशन के बाद, जब आपने कंसल्ट कर लिया उसके बाद ही इनको नोटिफाइड किया जाएगा। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन PT में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से मैं लाता हूँ, मेरी पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते ही रहेंगे। ठीक है, आगे चले। ये देखिए, आज के द हिंदू में फिर से दो छोटी छोटी खबर है, इन पे MCQ नहीं बनाया, लेकिन समझाने के लिए, न्यू गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज़। एक्जॉटिक स्पीसीज़ है, उनके लिए, उनके आयात के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे पूरी खबर पढ़ेंगे, बहुत अच्छी खबर है, सिर्फ 2 मिनट लूँगा आप लोगों की। अब इसमें ये बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक क्या एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने क्या बोला, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्जॉटिक लिविंग स्पीसीज़ को, उनके लिए हमें वॉलेंट्री, मतलब स्वैच्छिक रूप से हमें उद्घोषणा करनी होगी उनके बारे में। ठीक है, फिर ये क्यों ऐसा किया गया, जो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते देखो ग्लोबल लेवल पे कंसर्न्स उत्पन्न हुए हैं, एक तो इलीगल ट्रेड को लेके, और क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जेनेटिक डिजीज़ ऑलरेडी MCQ पूछ चुका हूँ क्या होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। एक तो इलीगल ट्रेड को रोका जाए, और साथ के साथ जो जेनेटिक डिजीज़ है उनके स्प्रेड को भी रोका जाए, उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की है हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने। ओके, अभी इसी एडवाइजरी के अंदर इसमें इन्होंने डिफाइन किया है, द एडवाइजरी इश्यूड अर्लियर दिस मंथ डिफाइंस, इस महीने के शुरुआत में ही जारी की गई है। इसमें एक्जॉटिक जो लाइव स्पीसीज़ है उनको कैसे डिफाइन किया गया है, एक ऐसे एनिमल और प्लांट, याद रखना जानवर भी है और पौधे भी है, स्पीसीज़ मूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेंज, अर्थात जो उनकी स्वयं की लोकेशन है। सपोज करो कोई जो स्पीसीज़ है वो मैक्सिको में मिलती है, लेकिन अब वो क्या है, अपनी उस ओरिजिनल रेंज से नई रेंज में जा रही है, टू ए न्यू वन, तब वो क्या होगी, एक्जॉटिक स्पीसीज़ हो जाएगी। तो साथ के साथ पूरा नाम क्या होगा, एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़। ठीक, उसके बाद देखो, सेवरल एक्जॉटिक स्पीसीज़ ऑफ बर्ड, रेप्टाइल, स्मॉल मैमल्स, फिशेज एंड इवन सम प्लांट्स आर इम्पोर्टेड। ठीक है, होता ही रहता है इनका इम्पोर्ट। अब फिर यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज शैल बी कंस्टिट्यूट टू मीन ओनली, मतलब इनका अर्थ किससे लगाया जाए, केवल द एनिमल्स नेम्ड अंडर द अपेंडाइज 1, 2 and 3 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब यहाँ के जो साइट्स के अंदर जो अपेंडिक्स 1, 2 and 3 के अंदर जो भी जिन भी स्पीशीज़ को शामिल किया गया है, चाहे वो फोना हो चाहे वो फ्लोरा हो, उन्हीं के संबंध में ही एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ का अर्थ लगाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत क्या लिखा है, स्पीसीज़ कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 कैन नॉट बी ट्रेडेड। मतलब जो हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत जो भी स्पीसीज़ हमने शामिल की है उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स ने सरकार के इस कदम के काफ़ी क्या किया है, वेलकम किया है।
ठीक है, यहाँ पे लास्ट और पढ़ लेते हैं। एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज द इम्पोर्टर शुड ऑब्टेन ए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। इन्होंने बोला है जो एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज़ है उसका जो आयात करने वाले लोग हैं उनको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। कहाँ से? जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट, उस राज्य का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उससे। फॉर एग्जिस्टिंग स्पीसीज स्टॉक्स, ठीक है, शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द ओनर और होल्डर ऑन जनवरी 1, 2020 टू द चीफ वाइल्ड वार्डन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। देखो, जो नई आएगी उनको भी बताना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट को, और जिनके पास ऑलरेडी मंगा चुके हैं और जो उनके मालिक है इन एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज़ के, उनको भी क्या करना होगा? वॉलंटरी बताना होगा। किसको? जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उस राज्य का या यूटीज़ का। तो बहुत अच्छा स्टेप है, इसको ध्यान रखेंगे। एडवाइस जारी हुई है और यहाँ पे देखो साइट्स की अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 लगातार चर्चा में आ रही है क्या? ऑलरेडी मैं कई बार करा चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो 1972 का ये एक्ट है ना, अपने आप में बहुत व्यापक अधिनियम है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, 1 घंटा लगाना है इसको पढ़ने में आराम से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे गूगल करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, प्रीलिम्स में काफ़ी मदद देगा आपको। आगे चलिए अब ये देखिए यहाँ पे जो ट्विटर है उसने 19 जून को एक हॉलीडे के रूप में मार्क किया है। काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पे इतना पढ़ेंगे हम, देखो जैसा कि आप देखते हो जैक डॉर्सी, आपने नाम सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किसका? स्क्वायर इंक का और ट्विटर इंक का। उन्होंने बोला है कि जो जून 19 को, जिसको पॉपुलरली नॉन एज जूनटीन्थ, वुड बी अ परमानेंट कंपनी वाइड हॉलीडे इन यूएस। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको एक हॉलीडे के रूप में बनाया जाएगा 19 जून को, ठीक है। जैक डॉर्सी ने बोला है किस लिए? ताकि जो अमेरिका के अंदर जो रेशियल डाइवर्सिटी है, नस्लीय जो भेदभाव है, और उसको मिटाने के लिए, और वहाँ की जो नस्लीय विविधता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको मनाने के लिए उन्होंने घोषणा की है। अभी आप जानते होंगे फ्लॉयड के लेके काफ़ी चर्चा में चला हुआ है, अमेरिका में काफ़ी टेंस सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का ये पूरा अच्छे से आज का समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।